सर्वे क्या होता है, कैसे बताएंगे उसको? जिसको भी आंसर आता है बताइए, चुप रहिएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देंगे। क्रॉस सेक्शनल सर्वे। किसी को नहीं आ रहा है? ये क्या बात हुई यार, मतलब हम घोर निराश कर रहे हैं आप लोग हमको। सर 5 मिनट का भी टाइम दीजिएगा तब तो। आप तो तुरंत बोल रहे हैं, तुरंत पूछने भी लग रहे, बोल रहे देख भी लो और फिर बोल रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल याद नहीं है आप लोगों को? अच्छा देखिए, देखिए सारा कुछ क्रॉस सेक्शनल देखिए लॉन्गिट्यूड, अभी रिकॉर्ड मत कीजिए। किताब में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, तो किताब का बाद में देखेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपको सर्वे रिसर्च करना हो तो अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। तो आप किस किस स्टेप से जाते हैं? आपको सर्वे रिसर्च करना है तो आप तय कर लिया कि आज से हम सर्वे रिसर्च करेंगे, कर लिया आपने तय। अब क्या करेंगे उसके बाद, कैसे कैसे करेंगे? कॉमन सेंस से सोच के बताना, इसमें एकदम इमेजिन करके थिंक करके बताना। इसमें जानकारी की आवश्यकता नहीं है कि सर हम पढ़े सर हम जानने नहीं। प्रॉब्लम खोजेंगे सर कि हमको किस चीज पे सर्वे करना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? कोई भी आदमी बता सकते हैं दूसरा तीसरा स्टेप, जरूरी नहीं है कि क्या कशाई बोले। जिसको भी आ रहा है वो बोल सकता है। दूसरे स्टेप पे रिव्यू आता है। हम्म, फिर उसके बाद ठीक है, बहुत वो बढ़िया। सर्वे के अंदर मतलब किस कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, किस बहुत अच्छा। किस टाइप का डिजाइन रहेगा, हम्म, क्या क्या कौन क्वेश्चंस होंगे, है ना? हाँ सैंपल किस टाइप का लेंगे, हम्म, हम ठीक है, कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है, मतलब कलेक्ट करेंगे किस किस जगह से हमको लेना है। ठीक है। हम्म, उसके बाद फिर जब सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो फिर उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना रिपोर्ट राइटिंग, जो सबसे लास्ट स्टेप होता है कि हम क्या क्या किए स्टार्टिंग से और अभी तक में। ठीक है। कोई बस छूट रहा है इसमें बीच में? किसी को लग रहा है कि कोई पॉइंट मिसिंग था? इसमें था ना सर, जिसमें कि एनालिसिस जहाँ पे किए थे ना, वहाँ पे दो चीज होता है, एक इंटरप्रेशन ऑफ डेटा भी होता है और एनालिसिस भी होता है, और इसके ठीक अलावा है, याद नहीं। हाँ। और ठीक है, चलिए अब आप मत भूलिएगा, याद आ भी जाएगा तो। बाकी लोग बताइए कि इसमें क्या एक चीज मिसिंग था, छोटा सा चीज है। रागिनी, लोग तो लीव कर दिए। मिसिंग में क्या है? पायलट स्टडी मिसिंग है, ठीक है। जब भी सारा प्लान हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं, सब कुछ कर लिया, इंस्ट्रूमेंट चुन लिया, क्वेश्चंस बना लिया, डिजाइन तो बना ये लिया। लास्ट स्टेप होगा क्या? नहीं, लास्ट नहीं होगा, बीच में होगा। जैसे एक्चुअल डेटा कलेक्शन आप करते हैं ना, जी। उससे पहले ये हो गया वार्म अप। जैसे बच्चा में हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो एगो पहले ट्राई बॉल देता था खेलने के लिए सबको, कि बैट्समैन पिच पे आया तो पहले भैया इसको ट्राई बॉल दो, ताकि पता चले पिच कैसा है, बॉल कैसा है। तो वैसे ये जो है ना, ट्रायल के लिए एक बहुत छोटे से चीज पे बस। जैसे नहीं, कोई गाड़ी है तो गाड़ी बनाए, ट्रेन बनाए तो एक बार उसको ट्रायल और टेस्टिंग के लिए पटरी पे चला जाता है। तो वही ट्रायल के लिए पायलट स्टडी होता है। इसको पायलट इसीलिए कहते हैं। पायलट क्या करता है, आगे बैठता है और वो जहाज को उड़ाता है। तो वही है, ये सबसे पहला जो है फर्स्ट फ्लाइट है अपने इंस्ट्रूमेंट का। इसको करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या सब कुछ सही हुआ है कि नहीं। पायलट स्टडी बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि आप छोटे सैंपल पे करके ना, हो सकता है कई बार आप देखें कुछ छोटी सी बारीकी रह गई या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में गलती हो गया या कुछ लोगों को जो कमांड दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, किसी भी स्टडी में, सर्वे में या अदर किसी स्टडी में, तो उसमें कहीं पे थोड़ी सी कमी हो गई, थोड़ा स्पष्टता के साथ देते तो लोग कंफ्यूज नहीं होते। तो छोटी छोटी कुछ कुछ चीजें पायलट स्टडी करने से क्लियर हो जाता है, तो पायलट स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपने बताया सारा कुछ सीक्वेंस वैसे ही है बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, सर्वे रिसर्च में एक चीज क्या ध्यान देनी है कि सर्वे रिसर्च में जो हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस जो बनाएंगे उन क्वेश्चंस को बनाने में क्या करेंगे, हम सेंटेंस और वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस और वर्ड्स का जो इस्तेमाल करेंगे, तो उसका ध्यान रखना है कि जो शब्द है और जो सेंटेंस है वो स्पष्ट होने चाहिए, एकदम एकदम उसका एक ही मीनिंग निकले सबके लिए, ठीक है। कहीं पे किसी को उसमें दोहराहट का सामना न करना पड़े, है ना, डबल मीनिंग जैसा ना हो पाए, या कुछ साहित्यात्मक मीनिंग ना हो कि उसका कुछ और मीनिंग निकल जाए, छायावादी मीनिंग ना हो, कुछ स्पेशल चीजों की, या ऐसा कोई वर्ड ना हो जिसका सबके लिए अलग अलग मीनिंग हो। तो जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं सर्वे में, तो हम लोग को याद रखना पड़ता है कि ऐसे शब्दों का, ठीक है, लेखन शैली का, शब्दों का लिख लीजिए, सर्वे बनाते समय सहज, सरल, सहज कौमा सरल, सहज कौमा सरल, सहज कौमा सरल एवं बोधगम्य शब्दों एवं वाक्यों का इस्तेमाल। सर बोध के बाद क्या बोले? बोधगम्य, ग मोय संयुक्त, बोधगम्य मतलब आसानी से समझा जाने लायक, बोधगम्य वाक्यों का इस्तेमाल, इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट मतलब होता है जो रिस्पॉन्स दे रहा है, RES, रेस्पॉन्ड, ताकि हमारा रेस्पोंडेंट, RESPONDENT, रिस्पोंडेंट कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, और कंफ्यूज ना हो जाए, ताकि हमारा रिस्पोंडेंट कंफ्यूज ना हो जाए और सही से अपनी प्रतिक्रिया दे पाए। बस एक पॉइंट ये लिख लीजिए। तो ये पॉइंट क्या बताता है, ये पॉइंट हाईलाइट करता है सिंपल, क्लियर, लूसिड लैंग्वेज का इस्तेमाल। लूसिड का मतलब होता है प्रकाशमान, जो साफ सुथरा वो चीज कह रहा है, ठीक है। और रिसर्च की भाषा क्या होती है, ऑपरेशनल भाषा होती है। ऑपरेशनल भाषा क्या होती है, ऑपरेशनल डिफिनीशन जैसे हम लोग रिसर्च में पढ़ते हैं, तो जैसे इसी को ऑपरेशनल लैंग्वेज मतलब ऐसा लैंग्वेज जिसको सुनते ही ऑपरेट किया जा सकता है। परेड, दाहिने मुड़, बोल दिया कमांड दाहिने मुड़, अब इसका एक ही मतलब हो सकता है, इसका दूसरा मतलब बाएं मुड़ या पीछे जाके दाहिने मुड़, ऐसे वैसा कुछ नहीं। दाहिने मुड़ का एक ही मतलब है, दाहिने मुड़, ठीक है। ऐसा नहीं कहता है कि सारे लोग ध्यान दो, अपने दाहिने तरफ मुड़ो, इस तरीके से नहीं, सीधे दाहिने मुड़। तो इस तरह की जो भाषा होगी, एकदम साफ सुथरी भाषा, एकदम क्लियर कट कमांड लैंग्वेज, तो इस तरह का भाषा जो है ऑपरेशनल लैंग्वेज होता है। तो ये जो भी है, इस तरीके का लैंग्वेज का यूज करना हमेशा चाहिए वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस में कभी भी घुमा फिरा के या ये वो वाली जो लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सब लोग क्या होते हैं, वर्क करने के लिए, तो वहां पे
आपकी लैंग्वेज जितनी साफ सुथरी होगी, स्पष्ट होगी, वो उतनी वो चीज होगी। तो ऐसा कहा जाता है जब आप किसी मिशन या किसी टास्क में किसी टीम के साथ वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी ऑफिस या वर्क प्लेस पे ना साफ सुथरा एकदम बोल देना तो अपने करियर पे लात मारने के जैसा है। तो ये चीज क्या है कि क्लैरिटी इन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, कि क्या चीज है ना वो एकदम साफ सुथरा समझ में आए, एकदम कोई ये चीज नहीं, कोई दाएं बाएं नहीं। अब बॉस बॉस ने पूछा कि फाइल तैयार हुई है नहीं हुई है, तो सीधा बोलिए कि हाँ हुई है या तो नहीं हुई है, या तो बोले नहीं हुई है 5 मिनट में हो जाएगी। तो ये दो चीज हुआ, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। उसके बाद प्रश्न क्या होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, लघु होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए। एकदम स्पेसिफिक का मतलब एक प्रश्न एक ही चीज को पूछता हो, एक ही विषय को पूछता हो। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रश्न किस लघु विषय में होने। लिखेंगे सर? हाँ इसी में लिखेंगे ना? हाँ, इसी में एक एक पॉइंट और बना दीजिए, डॉट डॉट या बुलेट दे करके एक पॉइंट बना दीजिए और लिखिए सर्वे रिसर्च में प्रश्न छोटे और केंद्रित होने चाहिए। फिर से बोलिए सर। सर्वे रिसर्च में प्रश्न छोटे और केंद्रित होने चाहिए। केंद्रित होने चाहिए, ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद देखिए वंस द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इज डिसाइडेड, तो एक बार क्या होता है कि जब फ्रेमवर्क पूरा बन जाता है, फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा प्लानिंग हो गया कि ऐसे ऐसे ये चीज करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन ही बनाते हैं ना, कि क्या क्या क्वेश्चन होना चाहिए। आप सटीक से स्थिर से बैठ जाते हैं, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। अब रिसर्च और ये वो क्या है कि दिमाग लगाने वाला काम है। दिमाग लगाने वाला काम कब होता है, जब आपके पास दिमाग हो। नहीं, दिमाग लगाने वाला काम तब होता है जब आपके पास ईमानदारी हो। दिमाग तो हर किसी के पास है, और कोई कहता है कि नहीं दिमाग होना चाहिए, तो ये थोड़ा ऐसा स्टेटमेंट है कि लग रहा है, पर दिमाग एक्चुअली में हर किसी के पास है। कौन दिल लगा के ईमानदारी से काम करेगा, उसी को प्रश्न आएगा। अब जैसे हमको 4 को काम करना है, मेरा ध्यान 4 काम की तरफ है, ठीक है, हम एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो ऐसे में आप बैठिएगा क्वेश्चन आयर और सर्वे बनाने के लिए, तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। ये थोड़ा चिंतन वाली बात है। हम क्यों इस क्लास में आप लोग को ज्यादातर फोकस करते हैं लॉजिक की तरफ, रीजनिंग की तरफ, थिंकिंग की तरफ, फोर्स करते हैं आप लोगों को कि आप लोग का बिहेवियर, अगर किसी का चिंतनशील है, थोड़ा फिलोसफिकल है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई नहीं है, ठीक है, आम लोगों की तरह है, तो आपको इस फील्ड में आने के लिए चिंतनशील होना पड़ेगा। ठीक है, चिंतन करना होगा, चिंता नहीं, चिंतन, थिंकिंग, स्थिर से बैठ के सारे थाउट को, सारी इमेजिनेशन को एक जगह कंसंट्रेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक छोटा सा सर्वे है। वो सर्वे ये है कि आप दालमोट बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, और आप ही सर्वेयर भी हैं। आपको सर्वे करना है अपने कंज्यूमर पे। आपने क्या किया है कि जो जो दालमोट आप बनाते हैं, उस दालमोट के अंदर एक सर्वे का एक से मतलब 5 या 10 रुपए का पैकेट है आपका दालमोट। कब 10 रुपए का पैकेट कितना बड़ा होगा, सोच ही सकते हैं, छोटा सा पैकेट होगा। उसके अंदर आप, पुराने जमाने में ना तथा खैनी वगैरह के अंदर में वो कागज रहता था, कागज पे मुहर छापा बना हुआ रहता था बड़ा सा, हाथी छाप खैनी ऐसे करके कुछ समथिंग। तो वैसे ही करके आप एक उसमें कागज डाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उस कागज पे आपका सर्वे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उस सर्वे में कितना, आप ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन डालेंगे। अब आपने ये किया कि उसको जो है सर्वे जब किया, तो उसमें अपने हर एक पैकेट में वो डाल दिया छोटा सा कूपन जैसा, उसमें 5 क्वेश्चन है, और उसमें टिक करने का ऑप्शन है एमसीक्यू टाइप से, कि लोग टिक करेंगे उसको। और आपने ये दे दिया कि अगर आप इसको टिक करके दुकानदार के पास जमा करते हैं, तो आपको 1 रुपया वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका प्लान है कि कंज्यूमर से जो है हमको सर्वे निकालना है अपने दालमोट के बारे में। तो दालमोट के बारे में आपको निकालना, और आपके पास मात्र 5 क्वेश्चन है, 5 से ज्यादा आप नहीं पूछ सकते हैं।
तो लेट्स इमेजिन कि आप उस जगह पे है, तो उन 5 क्वेश्चंस में वो जो 5 क्वेश्चन होंगे आपके, वो क्या क्या होंगे, क्या क्या आप पूछेंगे? खुद बनाइए सर्वे अभी। स्कोरिंग का कैसे यूज करेंगे, एमसीक्यू यूज करेंगे या 1 to 5 का स्केल यूज करेंगे, जहाँ 0 to 5 का स्केल यूज करेंगे, जहाँ 0 का मतलब एकदम कम होगा, 5 का मतलब बहुत ज्यादा होगा, और बीच में रिस्पॉन्सेज होगा। स्कोरिंग के लिए क्या यूज कीजिएगा, क्वेश्चन क्या क्या बनाइएगा? 5 क्वेश्चन बनाना है सबको, सब अभी बोलेगा एक एक सर करके। एक बार और जो है ना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। आप दालमोट कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, आपका दालमोट का ब्रांड है, 10 रुपया पैकेट वाला दालमोट है। उसके अंदर आपको एक कूपन डालना है, सर्वे। उस कूपन में क्या है कि सर्वे है, उस सर्वे में 5 क्वेश्चन है। जो भी कस्टमर उस सर्वे को कंप्लीट करके दुकानदार को देगा, तो दुकानदार उसको 1 रुपया वापस देगा। अगर वो 5 सर्वे देता है तो दुकानदार उसको सीधा एक पैकेट थमा देगा, ठीक है, 5 रुपए वाला। 10 सर्वे देगा तो 10 रुपए का एक पैकेट उसको थमा देगा। तो ये आपका प्लानिंग है कि इस तरीके से आपने जो है ना सर्वे कंज्यूमर के थ्रू करा लेना है, और ईमानदारी से करा लेना है। कंज्यूमर का रिस्पॉन्स आपके पास आ गया। अब आदमी तो कहीं यहाँ होता है, 8 आना 1 टका के लिए जो है किराना का दुकान पे जो है दौड़ लगाता है कि इस दुकान ने उस दुकान जाएंगे, तो करेगा ही, ये चीज आपको पता है। तो आपका ये प्लान बना, ये बन तो गया है कि हमको दालमोट के बारे में इस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। हाँ, तो आपको जो सर्वे करना है, उस सर्वे में आप क्या क्या पूछेंगे? क्या क्वेश्चंस आप अपने कंज्यूमर से जानना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे उस 5 क्वेश्चंस में? सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि आप कंज्यूमर से डायरेक्ट उससे रिस्पॉन्स लेना चाहेंगे अपने फायदे के लिए? सर पूछेंगे दालमोट का स्वाद आपको कैसा लगा? ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। क्वांटिटी स्कोरिंग, सर, वो पैकेट में कितना सा डालूट है, इससे आप कितने समय और रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, ये हो गया। टेस्ट हो ठीक है। गया, ब्रांड हो गया, ब्रांड तो उसका आप ही डेट का है, उसमें क्या है, ब्रांड तो आप ही का है। जो विषय है, और उस पे फिर डेट रहता है ना, एक्सपायर्ड डेट कितने से कितने दिन का रहना चाहिए कि ठीक है, शेल्फ लाइफ। ठीक, 4 क्वेश्चन हो आपका, एक और बताइए। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर हम कलेक्ट करेंगे, आंसर देने का ऑप्शन कैसे दीजिएगा? फिल इन द ब्लैंक्स दीजिएगा, एमसीक्यू दीजिएगा, या स्केल दीजिएगा 1 to 5 का? क्या दीजिएगा और क्यों दीजिएगा, ये बताइए। वो स्केल वाला देंगे सर, क्योंकि सबको अगर हमको सब ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो कोई ऐसा भी तो पर्सन होगा जिसको कि बहुत ज्यादा पसंद न हो, बस वो काम चलाओ के लिए उसका यूज करता हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसमें क्योंकि उसमें अगर भरना पड़ेगा सर, इसीलिए। भरना और पड़ेगा सर, उसमें या तो तो उसमें सही होगा या एकदम गलत हो जाएगा, बीच का रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा सर। ठीक है, और जब हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, इतना तरह का रिस्पॉन्स आएगा कि उसको कैटेगराइज करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। 5 पॉइंट स्केल अगर हम देते हैं, तो 5 पॉइंट स्केल में क्या होगा कि 5 कैटेगरी बनेगा हमारा, कि इतने लोगों ने जो है 0 स्टार दिया, इतने लोगों ने 1 स्टार दिया, इतने लोगों ने 2 स्टार दिया, ठीक है। तो इससे 5 पॉइंट स्केल पे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि 5 कैटेगरीज बनेगी, उसको उस डेटा को स्टैटिस्टिकली हैंडल करने में ये चीज होगा, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव डेटा होगा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, तो इसका एक बड़ा रीजन फिल इन द ब्लैंक्स नहीं देने का ये भी है कि डेटा क्वालिटेटिव आ जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उल जुलूल लिख दिया, आपने पूछा कि जो है कि दालमोट का स्वाद कैसा है, उसने लिख दिया कि बकरी के भेनाड़ी जैसा। अब लो, करो, निकालो इससे निष्कर्ष, स्टैटिक सिस्टम, बदलो क्वांटिटी में।
अच्छा भी लगा तो भी उसको मजाक करने का मूड था, बहुत मजाक के मन में था, देख करके उसको हंसी लग गया हो, तो वो जो है फनी रिस्पॉन्सेज उसमें डाल दिया। तो क्या हो गया, आपका सर्वे का जो है डेटा जो भी कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, तो उसका सिर दर्द बढ़ेगा, बोला कि दो यार, मजाक ही करता है हर जगह आदमी, पहले तो 2 मिनट के लिए हंस लेगा, फिर बोलेगा हटाओ एक रिस्पॉन्स कम हो गया, दुखी हो जाएगा। फिर जैसे जैसे सैंपल साइज छोटा होता जाएगा आपका, रिसर्च की प्रायोगिकता उतनी कम होती जाएगी ना, तो ये चिंता का विषय हो जाएगा। तो दो कारण है कि रिस्पॉन्स को लिमिट कर देना, ताकि स्टैटिस्टिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें हमको सहजता हो, और दूसरा उल जलूल रिस्पॉन्सेज ना मिले, ठीक है, क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज इस तरीके के ना मिल जाए कि हमको दिक्कत हो जाए। तो ये सब जो है ना मुख्य कारण है फिल इन द ब्लैंक्स उसमें नहीं देने का। अब एमसीक्यू नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे एमसीक्यू? एमसीक्यू क्यों एक अच्छा चॉइस नहीं है? सोचिए, दिमाग लगाइए, व्हाई नॉट एमसीक्यू? क्या? सबसे बेस्ट ऑप्शन तो सही बात है कि 5 पॉइंट स्केल है, नो डाउट, लेकिन दूसरा सब ऑप्शन खराब क्यों है? उसमें क्या लिमिटेशन, क्या कमी है, वो समझना है, क्यों नहीं इस्तेमाल होगा वो। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स का देख लिया हम लोगों ने, कि एक तो रीजन ये भी है कि आदमी को पेन चाहिए या कुछ मतलब भरने के लिए अलग से लिखना पड़ेगा, तो आज हो सकता है आदमी भरे ना भरे। और अब फिर उस पे इंसान का दाग, शिक्षित होना भी जरूरी है, वो पढ़ेगा तब तो भरेगा। हाँ तो शिक्षित होना तो खैर तो जरूरी है ही, आप कोई भी उसमें यूज कर लो, चारों या मतलब चार कोई भी मेथड यूज कर ले, तो शिक्षित होना तो मतलब रिक्वायरमेंट है ही सर्वे रिसर्च करने के लिए, अगर वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे है तो। और यहाँ पे तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे ही है ना। तो ये बताइए कि एमसीक्यू से बेटर क्यों है वो 5 पॉइंट स्केल, या फिर एमसीक्यू में क्या कमी है? तो वही ना हो गया कि एमसीक्यू में या तो हाँ में जवाब मिलेगा या नहीं में जवाब मिलेगा। हाँ और जब हम और 5 स्केल पे लेंगे तो हमको मतलब वो कितने इस चीज से सहमत है वो पता चल जाएगा। हाँ, हाँ डिग्री ही से ऑफ समझ में रिस्पॉन्स आएगा। है ना, रिस्पॉन्स का डिग्री मिलेगा कि कितना, इतना 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 या इतना, ज्यादा कम 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 ज्यादा, ठीक है, डिग्री ऑफ जी। रिस्पॉन्स मिलेगा। और एमसीक्यू में क्या होगा कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कि थोड़ा ज्यादा, जैसे तीखा है, तो क्या आपको दालमोट तीखा लगा, तो उस कितना पे हम तीखा देख लगा ले, ये तो पता नहीं हाँ चलेगा। ये पता नहीं चलेगा, और डिग्री उसको समझ में नहीं आएगा जब 4 एमसीक्यू दीजिएगा, थोड़ा बहुत ऐसे वैसे। पर जैसे आप स्टार रेटिंग दीजिएगा या 5 पॉइंट स्केल दीजिएगा, तो डिग्री पता चलेगा। अगर बहुत खट्टा कितना लगा, इस ये क्वेश्चन आप देते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे सर्वे का कितना परसेंट पॉपुलेशन है और वो स्वाद का क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। तो उसके बेसिस पे हमको सर्वे का ये चीज मिला। तो हमने देखा कि एनालाइज किया डेटा को, तो हमने डेटा में क्या पाया कि मान लीजिए कि 52% के आसपास लोगों को जो है ना दालमोट थोड़ा हमको लगा कि कम, वो मतलब ज्यादा खट्टा लगा, मतलब है कि उसको कम खट्टा चाहिए। और कुछ लोगों को क्या जो है, वो जो है तीखा ज्यादा लग रहा है। तो एक मान के चल रहे हैं, क्योंकि खट्टा ज्यादा होगा तो तीखा कम होगा ही, जनरल सा बात है। लेकिन अभी जो है ना किचन पाक कला को थोड़ा सा हटा देते हैं, हम लोग मानते हैं कि हम लोग बिल्कुल मूर्ख हैं, ठीक है, सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि दो फैक्टर, एक तीखापन और एक खट्टापन। तो ये पता चल रहा है कि मेरा दालमोट कम झालदार है, ठीक है, रिस्पॉन्स में ये आ रहा है। और एक तरफ रिस्पॉन्स में ये आ रहा है, मतलब एक चीज से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि दालमोट कम झालदार है तो झाल और चाहिए। दूसरी तरफ रिस्पॉन्स में ये आ रहा है कि खट्टा ज्यादा है। तो अब आप क्या कीजिएगा, आप सोचिए कि दोनों साइड जो है ना, एक 52% है और एक 48% है, ऐसे करके रिस्पॉन्स है, तो मतलब दोनों तगड़ा दावेदारी है दोनों चीज का। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप दो गो फ्लेवर लॉन्च कर देंगे, और उसके बाद प्रचार करेंगे आपकी डिमांड पर, ठीक है, आ गया कहकशा दालमोट, ठीक है, आप नए फ्लेवर में ट्राई कीजिए। तो इस तरीके से आप लॉन्च कर दिए मार्केट में प्रोडक्ट।
तो क्या लगता है कि जो प्रोडक्ट कंपनी है, हम लोग अगर सोच सकते हैं ऐसा, तो प्रोडक्ट कंपनी ऐसा नहीं करती है, लेकिन वो सर्वे रिसर्च करती है। सर्वे और सेंसस में क्या अंतर है? सैंपल का अंतर है। सेंसस यानी पूरी जनसंख्या आपकी आता है, सर्वे एक निश्चित क्षेत्र में किया जाता है। तो वो जो कंपनियां हैं उनकी या तो रिसर्च यूनिट होती है या तो कोई रिसर्च कंपनी होती है जो कि खुद कंज्यूमर रिसर्च का काम करती है। जैसे अभी मान लीजिए कि जेआरएफ होता है, तो पहले के टाइम पे जब 2018-19 में हम नेट जेआरएफ की तैयारी करते थे, तो उस टाइम पे जेआरएफ हमको क्यों करना था? हमको जेआरएफ उस टाइम पे इसलिए नहीं करना था कि हमको जेआरएफ करके पैसा मिलता। अब हमको जेआरएफ का पैसा चाहिए, इसलिए करना है। अब रीजन चेंज हो गया मेरा। उस टाइम हमको जेआरएफ इसीलिए करना था क्योंकि जेआरएफ करने के बाद आपको अपना लैब खोलने का, ठीक है, लाइसेंस मिल जाता है, परमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको इसलिए जेआरएफ करना था कि जेआरएफ अगर हो जाएगा तो हमको अपना लैब खोलने का परमिशन मिल जाएगा, तो हम एक रिसर्च कंपनी खोल लेंगे जो कंज्यूमर रिसर्च करेगी, है ना, या प्रोडक्ट पे रिसर्च करेगी। हम दूसरे कंपनी को अगर किसी को रिसर्च करवाना होगा कोई चीज पे, तो वो हमको काम देगा, हम उसके लिए रिसर्च करेंगे और उसे पैसा चार्ज करेंगे। या कोई प्रॉब्लम है उसको रिसर्च के थ्रू सॉल्व करवाना है, या कंज्यूमर सर्वे कराना है, कुछ भी करना है। तो ये अपना वो चीज था कि इसको हम करना चाहते थे कि एक वेबसाइट भी बनाए थे उसके लिए हम। तो ये क्या है कि जहाँ पे भी सर्वे होगा या रिसर्च होगा, तो आपने जो ये क्वेश्चन एयर मान लीजिए बनाया, तो आपने सोच करके क्या किया, क्वेश्चंस को तैयार किया, है ना। हम केस स्टडी करा के, आप लोग से थिंकिंग एक्सरसाइज करवा करवा के क्यों करते हैं? क्योंकि जो चीज किया हुआ रहता है वो चीज थोड़ा ज्यादा याद रहता है सुने हुए के मुकाबले। तो अभी आप लोगों ने क्या किया कि एक हाइपोथेटिकल सर्वे किया। उस सर्वे के लिए जो है किया नहीं, मतलब उसका क्वेश्चन तैयार किया, तो आप लोग को पता चला कि प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उनमें किन किन फैक्टर्स को हमको डालना है वो चुनना होगा। उसके हिसाब से क्वेश्चन जो है बना लेंगे। और फिर हम लोग को ये भी चुनना होगा कि जो रिस्पॉन्स होगा, वो रिस्पॉन्स जो कलेक्ट करेंगे हम, उसका क्या मेथड होगा, कौन सी तरीके से करेंगे, फिल इन द ब्लैंक से करेंगे, एमसीक्यू से करेंगे, क्वेश्चन आयर से करेंगे, या फिर 5 पॉइंट स्केल्स। जिस 5 पॉइंट स्केल को ही रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। रेटिंग स्केल के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 5 पॉइंट स्केल हो सकता है, 7 पॉइंट हो सकता है, 6 पॉइंट हो सकता है, 10 पॉइंट हो सकता है। तो रेटिंग स्केल में वही होता है कि रेटिंग दिया जाता है, और पिछला रेटिंग हमेशा अगले रेटिंग से कम न्यूमेरिकल वैल्यू का होता है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। यही इस 4-5 जो है ना 6 बुलेट पॉइंट में इसी बात को ही किताब में शब्दों में ये लोग लिखे हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन रिसर्च। तो ये चीज अब इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में दो चीजें होती है। अब जैसे आप लोग को हम कोई भी चीज का जब 2 पार्ट होता है तो देखे ना ब्लैक बोर्ड पे हम कैसे करके लिखाते हैं, इस टाइप से करके, है ना। कोई चीज का अगर 2 पार्ट है, एक्स का 2 पार्ट है, वाई और जेड, तो ऐसे करके हम लिखाते हैं, इधर वाई इधर जेड। आप लोग भी कॉपी में वैसे ही करके लिखा कीजिए। जब 2 पार्ट है, 3 पार्ट रहेगा तो 3 को बना दीजिएगा। तो जहां पे भी डिवीजन रहेगा या ट्रिवीजन रहेगा, तो वहां पे ये चीज है। तो अब जो है ना स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लिखिए और उसको 2 पार्ट में भाग बांट दीजिए, सॉरी 3 पार्ट में बांट दीजिए। ये 3 जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1, 2 और 3, इसमें पहला है डाइकोटोमस क्वेश्चन, ठीक है। 3 पार्ट में बांटिए, जिसमें पहला पार्ट लिख लीजिए डाइकोटोमस क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा पार्ट लिख लीजिएगा, यही 2 लिखा हुआ है ना, लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस क्वेश्चन। और तीसरा है फिल्टर स्लैश कंटिजेंसी क्वेश्चन, फिल्टर और कंटिजेंसी क्वेश्चन। इन सब स्क्रीन पे कुछ दिख रहा कहाँ? स्क्रीन पे पीडीएफ नहीं दिख रहा है आप लोग को? हमको नहीं दिख रहा सर। बाकियों को दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। अच्छा हम लिखा देते हैं, रुकिए, नहीं दिख रहा है तो। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना मेरा, हुआ अभी जो सामने है। जी। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड मतलब संरचित या संगठित। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है डाइकोटोमस। डाइकोटोमस में डाई को अंडरलाइन कर लीजिएगा।
डी छोटू माउस, डाइकोटोमस क्वेश्चन।